शहर की रोशनी में जहां हर चेहरा पहचान की तलाश में डूबा था, वहां एक चेहरा ऐसा भी था जिसे अपनी पहचान मिल चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी सवालों से जूझ रही थी। वह चेहरा था अनुपमा का। मंच पर गूंजती तालियों और कैमरों की चमक के बीच उसकी आंखों में संतुष्टि की चमक थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। उसने वो मुकाम पा लिया था जिसके लिए उसने अपना खून पसीना बहाया था, मगर आज जब उसे सबसे ज्यादा खुशी होनी चाहिए थी, वो खुद को खाली महसूस कर रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि यह तो बस शुरुआत थी, असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। नियति ने उसके लिए एक ऐसी पटकथा लिखी थी जो न सिर्फ उसके सबसे गहरे जख्मों को कुरेदने वाली थी, बल्कि उसे ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाने वाली थी जहां पहुंचना तो आसान था, मगर टिकना बेहद कठिन। भीड़ में हर कोई उसकी जीत का जश्न मना रहा था, लेकिन उन हजारों चेहरों के बीच एक चेहरा ऐसा भी था जो सिर्फ नफरत से भरा हुआ था, उसकी अपनी बेटी राही। कभी जिसे अनुपमा ने अपने जीवन का आधार माना था, आज वही उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगी थी। राही को लगता था कि उसकी मां ने जानबूझकर वापसी की है ताकि उसकी लाइमलाइट छीन सके, उसकी मेहनत को दबा सके और हमेशा के लिए उसे पीछे छोड़ दे। इस भ्रम की जड़ में थी ईर्ष्या, जो राही के मन में अनुपमा के लिए जहर घोल चुकी थी। मंच पर पत्रकारों ने राही से पूछा, क्या आप अपनी मां की जीत से खुश हैं? उसने बनावटी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, मगर जैसे ही कैमरे हटे, उसका चेहरा तमतमा उठा। आंखों में गुस्से की आग थी जो किसी भी पल फूट पड़ने वाली थी। घर पहुंचते ही राही ने जैसे बम फोड़ दिया, आज से मैं अनुपमा की बेटी नहीं। ये जीत मेरी नहीं, मेरी हार है। आपने मेरी पहचान छीन ली, मेरी मेहनत को बर्बाद कर दिया। अनुपमा का दिल चूर चूर हो गया। वह रिश्ता जिसके लिए उसने अपने जीवन की सारी खुशियां कुर्बान कर दी थी, आज वही रिश्ता उसकी आंखों के सामने बिखर रहा था। प्रेम ने उसे सहारा देने की कोशिश की, कंधे पर हाथ रखा, लेकिन इस बार दर्द इतना गहरा था कि कोई भी सहारा उसे संभाल नहीं सका। अनुपमा उस क्षण को समझ नहीं पा रही थी, जहां एक मां अपनी बेटी से हार रही थी। वह खुद की जीत का जश्न नहीं मना सकी, क्योंकि उसकी हार उसके सबसे करीबी रिश्ते में छुपी थी। परिवार में तनाव बढ़ गया। किंजल और बाबूजी गहरे आहत थे। वनराज, जो हमेशा टिप्पणी करता था, इस बार चुप था। शायद उसे अपनी ही गलतियां याद आ रही थी, जब उसने अनुपमा को नीचा दिखाया था। उसी रात जब सब सो चुके थे, अनुपमा अपनी ट्रॉफी को निहार रही थी, तभी उसे एक पुराना पीला खत मिला, उसकी मां का लिखा हुआ, जिसे उसने अमेरिका जाने से पहले लिखा था। खत में जो सच छुपा था, उसने अनुपमा की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उसमें लिखा था कि राही उसकी जैविक बेटी नहीं है। यह पढ़ते ही अनुपमा को लगा जैसे उसकी दुनिया पलट गई हो। राही के साथ बिताए हर पल, उसकी मासूम मुस्कान, उसके पहले कदम, सब उसकी आंखों के सामने घूम गए। लेकिन अब इस सच को दबाए रखना मुमकिन नहीं था। अनुपमा ने तय किया कि अब कोई झूठ नहीं, कोई छुपाव नहीं, अब सिर्फ सच्चाई। उसने अपने पुराने दोस्त सावंत से संपर्क किया, एक जांबाज पत्रकार जो उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। दोनों ने मिलकर राही की पैदाइश से जुड़े हर दस्तावेज की पड़ताल शुरू की। कई रातों की मेहनत के बाद उन्हें पता चला कि राही असल में अनाथालय से लाई गई थी, जिसे अनुपमा और अनुज ने कानूनी रूप से गोद लिया था। यह एक संवेदनशील और निजी मामला था जिसे दोनों ने सिर्फ इसलिए छुपाया था ताकि राही को एक सुरक्षित और सामान्य बचपन मिल सके। लेकिन खत में एक और रहस्य छिपा था। राही की असली मां का नाम माया था। माया एक मजबूर और टूटी हुई औरत थी जिसने हालात के सामने झुकते हुए अपनी नवजात बच्ची को अनाथालय में छोड़ दिया था, मगर उसके दिल में अपनी बेटी के लिए हमेशा एक कसक थी। अनुपमा और अनुज ने जब राही को गोद लिया, तब उन्होंने उसे अपना नाम, अपना प्यार और अपना सब कुछ दिया था। लेकिन ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई थी, न राही को, न परिवार को। अब अनुपमा के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या राही इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी? प्रेम ने उसे चेताया कि यह सच राही को और तोड़ देगा, पर अनुपमा को यकीन था कि सच्चाई ही एक दिन उनके रिश्ते को बचा सकती है। उसने तय किया कि अगर राही उसका अपमान बंद कर दे और रिश्ते को समझने की कोशिश करे, तभी वह सच्चाई बताएगी। लेकिन राही की नफरत अब एक जहर बन चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने ऐलान कर दिया कि वह अनुपमा से हर रिश्ता तोड़ती है। उस दिन अनुपमा का मन भीतर तक टूट गया। उसी शाम उसने परिवार को एकत्र किया और कांपते हाथों से वह खत सबके सामने पढ़ दिया। हॉल में सन्नाटा छा गया, हर शब्द के साथ जैसे दीवारें भी कांप रही थी। राही की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कभी अनुपमा को देखती, कभी अनुज को, और कभी खुद को एक अजनबी के रूप में। रात में वह चुपचाप अनुपमा के कमरे में आई और पूछा, अगर मैं आपकी बेटी नहीं,
तो आपने मुझे इतने साल क्यों पाला? अनुपमा ने उसे गले लगाया। बेटी खून से नहीं, रिश्ते से होती है। मैंने तुम्हें अपने दिल से जन्मा है। तुम्हें समाज की कठोरता से बचाने के लिए ही ये राज छुपाया। राही फूट फूट कर रोने लगी। पहली बार उसे अनुपमा की गोद में अपनी असली पहचान नहीं, बल्कि एक अटूट रिश्ता मिला। मगर इस भावनात्मक क्षण का एक अनचाहा गवाह भी था माया, राही की जैविक मां, जो बाहर से यह सब देख रही थी। बरसों से अपनी बेटी की तलाश में भटकती माया अब उसे वापस पाना चाहती थी, लेकिन एक गलत रास्ते से। और जैसे ही यह सुकून आया, अगले दिन एक नया तूफान उठा। एक अनजान कॉल आई। अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हो तो सबके सामने खुद को धोखेबाज कहो। अनुपमा की दुनिया फिर से उलट गई। पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तब सावंत ने अपनी खोजबीन में एक पुराना वीडियो दिखाया जिसमें एक अजनबी आदमी राही के आसपास मंडरा रहा था। स्कूल, डांस एकेडमी, घर, हर जगह। उसका नाम था विक्रांत, माया का पुराना साथी। अब खुद को राही का जैविक पिता बताकर अनुपमा की दौलत और शोहरत पर कब्जा करना चाहता था। वह राही को यह यकीन दिला चुका था कि अनुपमा और अनुज ने माया को मार डाला, और राही एक बार फिर भ्रम और संदेह के दलदल में फंस गई थी। अब ये खेल केवल रिश्तों का नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। उसने जब अनुपमा के परिवार को निशाना बनाना शुरू किया, तब लगने लगा था कि यह लड़ाई अब सिर्फ एक मां और उसकी बेटी की नहीं रही, बल्कि पूरे अस्तित्व की हो गई थी। विक्रांत ने न केवल अनुपमा को धमकाया, बल्कि उसके परिवार के सदस्यों को भी लगातार डराने धमकाने की कोशिश की। लेकिन इस बार अनुपमा झुकने वाली नहीं थी। उसने सीधा कोर्ट का रुख किया, डीएनए टेस्ट की मांग की और साथ ही विक्रांत के अतीत की परतें खोलने का फैसला लिया। सावंत, जो अब उसकी आवाज बन चुका था, ने अपनी पत्रकारिता के सारे साधन झोंक दिए। उसने विक्रांत के पुराने गुनाहों, उसकी चालबाजियों और माया से जुड़े झूठों को खंगालना शुरू किया। अनाथालय के रिकॉर्ड्स, माया की चिट्ठियां और कानूनी दस्तावेज एक एक कर कोर्ट में पेश किए गए, जिनमें साफ तौर पर लिखा था कि माया ने राही को एक मजबूरी में छोड़ा था और विक्रांत का उसमें कोई जिक्र नहीं था। यह दस्तावेज विक्रांत के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गए। कोर्ट ने फैसला सुनाया, अनुपमा ही राही की वैधानिक अभिभावक है और विक्रांत को उससे दूर रखने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही विक्रांत को उसकी धोखेबाज हरकतों और मानसिक उत्पीड़न के लिए सख्त सजा सुनाई गई। राही टूट चुकी थी। सच जानने के बाद उसकी दुनिया जैसे बिखर गई थी। यह जानकर कि उसकी जैविक मां ने उसे कभी चाहकर भी अपनाया नहीं, और फिर एक धोखेबाज ने उसके मासूम दिल को अपनी चाल में फंसा लिया। उसे अपने किए पर गहरा पछतावा था, मगर अनुपमा ने उसे फिर थाम लिया। राही ने रोते हुए कहा, मां, मैं चाहती हूँ कि आप ही मेरी असली मां बने। खून से नहीं सही, आत्मा से तो मैं आपकी हूँ। अनुपमा ने उसे गले लगाकर कहा, रिश्ते जन्म से नहीं, अपनाने से बनते हैं। इस एक पल में उनका रिश्ता फिर से जुड़ गया, इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूत और अटूट बनकर। मगर सब कुछ अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अनुज अब भी लापता था। अनुपमा का दिल कह रहा था कि वह कहीं इस पूरे जाल में फंसा हुआ है, और अब उसका पता लगाना उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जिंदगी ने फिर एक नया मोड़ ले लिया। डांस प्रतियोगिता के फिनाले से ठीक पहले अनुपमा को अचानक शो से बाहर कर दिया गया। आयोजकों ने यह फैसला टीआरपी बढ़ाने के मकसद से लिया था, ताकि शो में ड्रामा और कंट्रोवर्सी बनी रहे। अनुपमा की मेहनत, उसकी लगन और उसकी साख को एक पल में कुचल दिया गया। उसे स्टेज से हटा दिया गया, खुलेआम उसका अपमान हुआ। जहां पहले यह जहर राही ने उगला था, वहां अब उसकी जगह ले ली थी जसप्रीत ने, जो उससे वर्षों पुरानी प्रतिद्वंद्वी थी। जसप्रीत अब राही से भी ज्यादा जहरीली हो चुकी थी। अनुपमा के लिए एक बार फिर हालात पहले जैसे ही बन चुके थे। सवाल उठने लगे थे, क्या अनुपमा फिनाले में वापसी करेगी? क्या उसकी टूटी हुई टीम फिर से जुड़ पाएगी? मीडिया ने इस पूरे घटनाक्रम को सनसनीखेज बना दिया, लेकिन अनुपमा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके लिए यह सब बातें उतनी तकलीफदेह नहीं थी, जितनी उसकी टीम के सदस्यों की नजरें और अनुज की गैरमौजूदगी। टीम बिखर चुकी थी। लोग उसे धोखेबाज, स्वार्थी और चालाक कहने लगे थे। तभी उम्मीद की किरण बनकर लौटी सरिता ताई, जिसने अपनी पुरानी गलतियों का पश्चाताप करते हुए अनुपमा का साथ देने का फैसला किया। लेकिन असली बदलाव लाया मनोहर पंडित, एक शांत, गंभीर और प्रबुद्ध व्यक्ति, जो इस शो की आत्मा बन चुके थे। उन्होंने न सिर्फ टीम को एक किया, बल्कि हर सदस्य को ये समझाया कि अनुपमा ने जो किया वह किसी साजिश या स्वार्थ का हिस्सा नहीं था, बल्कि सबके भले के लिए था। मनोहर पंडित के शब्दों ने सबके दिलों को छुआ।
टीम के सदस्यों ने आत्ममंथन किया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अनुपमा को फिर से स्वीकार किया और उसके नेतृत्व में फिनाले के लिए कमर कस ली। पर अब यह सिर्फ डांस की प्रतियोगिता नहीं थी, यह सम्मान, आत्मविश्वास और पहचान की लड़ाई बन चुकी थी। फिनाले का दिन आया। दर्शकों से भरा हॉल, रोशनी से जगमगाता मंच और उसमें प्रवेश करती अनुपमा, चेहरे पर आत्मविश्वास, दिल में साहस और कदमों में धैर्य। टीम जो कभी बिखर चुकी थी, अब एक अडिग चट्टान की तरह उसके साथ खड़ी थी। उनकी परफॉर्मेंस सिर्फ डांस नहीं थी, वह एक आंदोलन था। हर बीट पर महिला सशक्तिकरण की कहानी, हर स्टेप में आत्मसम्मान की गूंज, हर मुद्रा में जीवन की जटिलताओं का हल। मंच पर जैसे हर दर्शक अनुपमा की कहानी को जी रहा था। जैसे ही परफॉर्मेंस खत्म हुई, हॉल तालियों की गूंज से भर गया। जज खड़े होकर सलाम कर रहे थे। यह सिर्फ कला को नहीं, बल्कि उस जज्बे को था जो हर महिला के भीतर छुपा होता है। और तभी जसप्रीत मंच पर आई। वही जसप्रीत जिसने अनुपमा को नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी, अब पश्चाताप के साथ सबके सामने माफी मांग रही थी। उसकी आंखों में सच्चाई थी। फिर उसने सबके सामने राही की चिट्ठी पढ़ी, जिसमें राही ने अनुपमा से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी थी। यह पल जैसे एक भावनात्मक विस्फोट था। अनुपमा की आंखें भर आईं। यह एक बेटी और मां के रिश्ते का पुनर्जन्म था। फिनाले में विजेता घोषित हुई डांसिंग रानी। पर यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी की नहीं थी। यह उस महिला की थी जो हर बार गिरकर उठती रही, जो टूटती रही मगर झुकी नहीं। यह उस टीम की जीत थी जो संघर्ष से तपकर और मजबूत बनी थी। अनुपमा अब सिर्फ एक नाम नहीं रह गई थी, वह एक विचार बन गई थी, एक प्रेरणा बन गई थी। उसे एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय डांस अकादमी से बुलावा मिला वर्कशॉप और प्रस्तुति के लिए। यह सिर्फ एक आमंत्रण नहीं था, यह एक वैश्विक पहचान थी। पर चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन का दबाव अलग था। जसप्रीत अब भी भीतर से असुरक्षित महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि अनुपमा की छाया में उसकी अपनी पहचान खो जाएगी। लेकिन अनुपमा ने उसे समझाया कि उसकी अपनी पहचान भी उतनी ही कीमती है। इस विश्वास के साथ उन्होंने मिलकर डांस थ्रू हीलिंग प्रोग्राम की शुरुआत की, एक ऐसा आंदोलन जो डांस को शरीर नहीं, आत्मा की भाषा मानता था। यह प्रोग्राम उन लोगों के लिए था जो ट्रॉमा, अस्वीकृति और अकेलेपन से जूझ रहे थे। डांसिंग रानी अब सिर्फ परफॉर्मर नहीं रही, वे अब मेंटर्स बन चुकी थी। अलग अलग शहरों में कार्यशालाएं, नए अनुभव, नई प्रेरणाएं। हर मंच, हर मुस्कान अनुपमा को उसकी खुद की पहचान याद दिला रही थी। और तब एक दिन जब अनुपमा एक वर्कशॉप में व्यस्त थी, राही फिर उसके सामने आई, बिना मेकअप, बिना मंच, एक साधारण लड़की की तरह, सिर्फ दिल में प्रेम और आंखों में पश्चाताप लेकर। उसने अनुपमा को गले लगाकर कहा, आप मेरी मां थी, हैं और हमेशा रहेंगी। यह सिर्फ एक मां बेटी का मिलन नहीं था, यह दो पीढ़ियों के बीच आत्मबोध का सेतु था। अब अनुपमा का जीवन और भी समृद्ध हो गया। राही उसके डांस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुकी थी। वह खुद युवा लड़कियों को सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल इंटेलिजेंस की क्लास देती थी। उसकी अपनी एक पहचान थी, जो अनुपमा की विरासत का विस्तार बन गई। और फिर अनुपमा की कहानी ने एक नई ऊंचाई को छू लिया। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई प्रेरणा बन गई। एक दिन जब वह मंच पर परफॉर्म कर रही थी, उसकी नजर भीड़ में एक जान पहचाना चेहरा पर पड़ी, माया जैसी दिखने वाली एक महिला। वह माया की बहन थी, जो माया की अंतिम इच्छा पूरी करने आई थी। उसने अनुपमा को एक डायरी दी जिसमें माया ने अपने अंतिम दिनों में राही और अनुपमा के लिए अपने प्रेम और पश्चाताप को दर्ज किया था। अनुपमा की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार यह आंसू दुख के नहीं, संतुष्टि और प्रेम के थे। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अनुज अब भी कहीं खोया हुआ था। और तब सावंत ने एक नया सुराग खोज निकाला। अनुज किसी गुमनाम आश्रम में है, जहां वह अपने जीवन के सबसे बड़े सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा है। अनुपमा के लिए यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी, प्यार की, पुनर्मिलन की और अधूरी कहानी को पूरा करने की।